नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम वापस से देशभक्ति और राष्ट्रवाद का विकास इसी के विषय में चर्चा करेंगे। तो भारतीयों ने कई तरह से संगठन स्थापित किए और उन संगठनों के माध्यम से उन्होंने एक ओर अंग्रेजी शासन के सामने अपनी मांग रखी, तो दूसरी ओर उन्होंने भारतीयों में जागृति लाने का प्रयास किया। दो बातें रखी उन्होंने कि उनके सामने एक तो ये स्पष्ट होने लगा था कि भारतीय लोगों को नौकरियां नहीं मिल पा रही। तो एक तो उन्होंने भारतीयों को नौकरी देने की मांग रखी, और दूसरे उन्होंने भारतीयों को भी जागृत करने, भारतीयों को जगाने की कोशिश की कि भाई जागो, भाई अपना देश है तो आपको अपने देश के लिए, अपने कामों के लिए खुद से खड़े होने की आवश्यकता है। तो दोनों काम उन्होंने एक साथ किए। एक तरफ उन्होंने सरकारी कामों में अपनी दिलचस्पी दिखाई, अपना और अपना हिस्सेदारी मांगी, और साथ ही उन्होंने अपने आप को कि हिंदुओं को जागने की ज़रूरत है, भारतीयों को जागने की ज़रूरत है, इस पर ध्यान दिया। ज़्यादातर ये संगठन क्षेत्रीय थे और उनका प्रभाव भी काफ़ी सीमित था। इसने इस बात पर का एहसास बढ़ा दिया एक अखिल भारतीय संगठन की आवश्यकता है। सन 1885 में कांग्रेस की स्थापना इसी मकसद से की गई थी। यद्यपि इसकी स्थापना के पीछे एक अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम का हाथ था, लेकिन जल्दी ही उसने भारतीय राष्ट्रवादियों को मंच प्रदान कर दिया। यानी इस कांग्रेस के पीछे ए.ओ. ह्यूम का हाथ था, लेकिन जल्दी उसको ये बात समझ में आ गई कि ये राष्ट्रवाद जो भारतीय लोग हैं और जो यहाँ के नेता हैं, उनको ये मंच प्रदान करना बहुत ज़रूरी हो गया है। यानी उनको ये अब समझ में आ गया था कि भारतीय लोग अब जाग चुके हैं, इनको मंच देना पड़ेगा। यानी ये बात समझ में आ गई। अंग्रेजी राज इंग्लैंड के अंग्रेजी राज से भिन्न है, और ये बात हिंदुओं को भी भारतीय लोगों को भी समझ गई कि जो अंग्रेजी राज यहाँ पर जो भारत के अंदर चलाया जा रहा है, वो हमारी जो कल्पना है उससे बाहर है, उससे भिन्न है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, W.C. बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त आदि राष्ट्रवादियों में से ही थे। ये आकस्मिक नहीं है कि कांग्रेस की स्थापना के साथ ही उस समय के हिंदी लेखक इस संगठन की तरफ आकर्षित हुए थे। उनमें से कई कांग्रेस के में भी शामिल थे। राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र इनमें से प्रमुख थे, जो लेखन के साथ साथ इस राष्ट्रवादी आंदोलन में भी हिस्सेदार थे, यानी कांग्रेस के भी नेता थे। कांग्रेस की स्थापना के समय उनका नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथों में था जिन्हें नरमपंथी कहा जाता था, और जो मानते थे अंग्रेजों से अपील करने पर वे हमारी बात मान लेंगे। लेकिन सदी के अंतिम दशकों तक ऐसे नेता उभरने लगे जो प्रार्थना की बजाय संघर्ष के मार्ग के से को ज़्यादा उचित समझते थे। अब उनके ये बात समझ में, मतलब पहले वो प्रार्थना करके ही अपने काम को निकलवाने के उसमें रहते थे, अहिंसा के ही पक्षधर थे, लेकिन जो धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा कि लोगों को खड़े होकर के भी अपनी बात को रखने का तरीका आना जरूरी है। इसलिए भारतीय लोगों को खड़े होकर अपनी अपनी बात रखनी होगी। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय आदि नेता इस समक्ष के अनुसार कांग्रेस को संगठित करना चाहते थे, लेकिन नेताओं पर पुनरुत्थानवाद का भी प्रभाव था। वे समाज सुधार से ज़्यादा भारत की आज़ादी को महत्व देते थे। भारतेंदु के समकालीन पंडित प्रताप नारायण मिश्र हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान नाम से एक पद्य रचना की थी, जिसका आरंभ कुछ इस तरह से होता है। चाहो जो साचो निज कल्याण, तो सब मिली भारत संतान, जपो निरंतर एक जपान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। हिंदू की बात करते हुए इस दौर के लेखकों के सामने एक ओर स्वधर्म रक्षा का भाव रहता था, दूसरी ओर गो रक्षा का या आर्य या हिंदू परंपरा के प्रति गौरव का भाव जगाने की बात रही थी। लेकिन तब वे हिंदुस्तान के कल्याण पर विचार करते थे, तो उनके सामने कई तरह के अंतर्विरोध सामने आकर के खड़े जाते थे, और तब वे हिंदुत्ववादी संकीर्णता से ऊपर उठने का प्रयास करते थे। आधुनिक काल के हिंदी साहित्य पर विचार करते हुए उस समय के हिंदी लेखकों के इस सच्चे द्वंद्व को समझना जरूरी है। यानी कि क्यों ये द्वंद्व था, इसका कारण क्या था, इसको समझना जरूरी है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो 1947 के समय जो हुआ है,
जो हमारा विघटन हुआ वो सारी चीज़ें जो हैं उन लोगों के सामने थी, इसलिए इसीलिए वो लोग कहीं ना कहीं अपने आप से परेशान थे। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।